हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HPPSC PGT पेपर 1 HAS एलाइड सर्विसेज में पूछे जाने वाले इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस HPPSC द्वारा अपने ही प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं। हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, हु डिसाइड्स द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLA फॉर मैटर्स अदर देन दोज गिवन इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय जो संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत 10वीं सूची के अंतर्गत है, इसके अतिरिक्त और कौन करता है? तो विधानसभा के जो MLAs होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिसीजन होता है वो 10th शेड्यूल के बेस पे लिया जाता है, जो कि है एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून के तहत होता है। इसके अतिरिक्त और कौन करता है? तो इसके अतिरिक्त दल बदल कानून 10th शेड्यूल के अतिरिक्त इसका फैसला, डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का फैसला अंतिम होता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए 10th शेड्यूल ऐड किया गया था संविधान संशोधन 1985 के तहत। अगर डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हो रही है तो इनके सवालों का निपटारा स्पीकर द्वारा लिया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। ओके, इस बात का ध्यान रखें। MLA बनने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया कितना है? मिनिमम एज होनी चाहिए 25 वर्ष फॉर द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बार्स अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद को भारत सरकार या किसी राज्य में लाभकारी पद ग्रहण करने पर प्रतिबंधित करता है? तो यहाँ पे आर्टिकल जो 102 है, 102 आर्टिकल 102 रिलेटेड है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप से। अब डिस्क्वालिफिकेशन कई टाइप से हो सकती है, जिसमें से आर्टिकल 102 एक ए जो है इसमें है कि यदि MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, तो वो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता। ये लिखा है आर्टिकल 102 एक ए में। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1/3 सीट्स फॉर द वुमेन आर रिजर्व्ड इन द पंचायत अंडर विच आर्टिकल। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं हेतु 1/3 स्थानों पर आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? 1/3 सीट फॉर वुमेन आर रिजर्व्ड इन पंचायत अंडर विच आर्टिकल। तो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है पंचायतों में अंडर आर्टिकल 243D, अनुच्छेद 243D के तहत 1/3 स्थानों पर आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए। आर्टिकल 243 243B में पंचायतों के संविधान की बात की गई है। पंचायतों का संविधान। डी में रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन फॉर वुमेन 1/3। आर्टिकल 243C में पंचायतों के गठन की बात की गई है, फॉर्मेशन की। और आर्टिकल 243A में ग्राम सभा की बात की गई है, ग्राम सभा। अगर हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, 73वें संविधान संशोधन की बात करें अगर, तो ये नरसिम्हा राव सरकार द्वारा लाया गया था। कौन से प्रधानमंत्री थे उस समय? नरसिम्हा राव के द्वारा सन 1992 में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और ये लागू किया गया यानी प्रभाव में आया 24 अप्रैल 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एनी ऑफिशियल डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी हाई कोर्ट / सुप्रीम कोर्ट कैन इशू विच रिट। यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का सही निर्वहन नहीं करता है, तब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश, कौन सी रिट जारी कर सकता है? यहाँ पे रिट के बारे में पूछा गया है। अगर कोई ऑफिशियल डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी, हाई कोर्ट / सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट। कौन सी रिट?
मैंडेमस रिट। मैंडेमस रिट यानी मैंडेमस का मतलब होता है कि वी कमांड। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल हैव बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस इन 2019। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने हेतु किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया था? तो आर्टिकल 15, 6 और आर्टिकल 16, 6 को ऐड किया गया था। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दी गई है 103 संविधान संशोधन के अंतर्गत 2019 में। अगला क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज टू, यानी कि स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? द पर्पज ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। इसमें ये जो स्थगन प्रस्ताव है इसमें जनता के प्रति महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षण करना इसका उद्देश्य होता है स्थगन प्रस्ताव का। इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए मिनिमम 50 मेंबर्स का समर्थन होना जरूरी है, कंपल्सरी है। एटलीस्ट 50 मेंबर्स का समर्थन आवश्यक होगा और इस प्रस्ताव को कोई भी मेंबर, एनी मेंबर, कोई भी मेंबर इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है, राज्यसभा में भी या लोकसभा में भी। और इस प्रस्ताव पे जो चर्चा होगी वो 2.5 घंटे से कम नहीं हो सकती। ओके, और इसमें किसी ऐसे टॉपिक पे बात नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में विचाराधीन हो, जिसका अभी मामला सुनवाई चल रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुडिशरी इन इंडिया एंजॉयज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ विच मीन्स। भारत में न्यायपालिका न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का प्रयोग करती है, जिसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि न्यायाधीश उस कानून की वैधता पर प्रश्न नहीं उठा सकता यदि वह संविधान की सीमाओं में है। जजेस इन इंडिया कैन नॉट क्वेश्चंस द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्रोवाइडेड इट इज विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि किसी विधानमंडल द्वारा कोई अधिनियम पारित किया गया, कोई कानून पारित किया गया, उसकी संवैधानिकता पर निर्णय देने की शक्ति जो होती है जुडिशरी के पास, वो होता है जुडिशियल रिव्यू। जो प्रिंसिपल है जुडिशियल रिव्यू का, ये जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, ये बोरो किया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 रिगार्डिंग द अंतरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। 1946 की जो अंतरिम सरकार थी इसके बारे में निम्न में से कथन जो है कौन सा सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑब्लिक हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो जवाहरलाल नेहरू की डेजिग्नेशन थी वो थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, ये कार्यकारी परिषद के प्रमुख नहीं थे, ये जो वाइसराय की कार्यकारी परिषद थी इसके उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। ओके, तो स्टेटमेंट बी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है करेक्ट नहीं है। यहाँ पूछा कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 जो है सही नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है द वाइसराय कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट नहीं है जो कि यहाँ पे पूछी गई थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 0 आवर इन द इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल से आपका क्या अभिप्राय है, शून्यकाल से आप क्या समझते हैं। ये जो 0 आवर है ये क्वेश्चन आवर के एकदम बाद शुरू होता है, शून्यकाल प्रश्नकाल के एकदम बाद में शुरू होता है, तो स्टेटमेंट बी तो गलत हो जाएगी। पे लिखा है जस्ट बिफोर, तो ये गलत है। स्टेटमेंट ए करेक्ट होगा द टाइम एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आवर एंड बिफोर द डिबेट ऑन अदर
एजेंडा ऑफ द डे, यानी प्रश्नकाल के बाद वह अन्य कार्यसूची में बहस से पहले का समय। ये जो 0 आवर है शून्यकाल, इसे 1962 से शुरू किया गया। ये जो फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन, सत्र का पहला घंटा इसे कहते हैं क्वेश्चन आवर। प्रश्नकाल, सत्र के पहले घंटे को कहते हैं प्रश्नकाल। नेक्स्ट, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेफिनेशन ऑफ अ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित किया जाता है? किसी भी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन अथवा विनियमन करता हो। केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनियमन से संबंधित हो, धन विधेयक की परिभाषा में आता है। और अगला है भारत की संचित निधि में जमा करने या उनमें से धन निकालने से संबंधित है। बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। मनी बिल में राज्यसभा कोई भी संशोधन अमेंडमेंट नहीं कर सकती और इसे अस्वीकार भी नहीं कर सकती। राज्यसभा केवल इसे 14 दिनों तक रोक सकती है, अधिकतम 14 डेज तक रोक सकती है। इसके बाद इन्हें भी ये पारित करना पड़ेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा। लोकसभा में वर्तमान में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है या क्या स्थिति है एंग्लो इंडियंस की भारतीय लोकसभा में। राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस मनोनीत किए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। किए जाते थे, 2 एंग्लो इंडियंस मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा, अब नहीं किए जाते हैं। क्यों? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन के द्वारा इस नामांकन को समाप्त कर दिया गया है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एक आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व करता है नहीं करता है, पहले 2 करते थे, अब दोनों ही सीट्स को खत्म कर दिया गया है। उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुरूप मनोनीत किया जाता है, इनकी सीट्स ही खत्म कर दी गई हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नॉमिनेशन ऑफ देम हैज बीन डन अवे। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, इन हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सीट्स आर। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सीटें हैं या कितने सदस्य हैं? 2 सीट्स हैं, 4 सीट्स हैं, 3 सीट्स हैं या 1 सीट है? राज्यसभा के लिए पूछिए कितनी सीट्स हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और लास्ट में आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक के साथ में। थैंक यू सो मच।